दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है एक बस ड्राइवर सुरेश यादव की, जिसने बारात लेकर एक ऐसे रास्ते पर गाड़ी चलाई जहां लोग कदम रखने से भी डरते थे। रात का अंधेरा, कच्ची सड़क, चारों तरफ फैला सन्नाटा और उस रास्ते पर खड़ा टूटा हुआ पीपल का पेड़, सब कुछ अशुभ संकेत दे रहा था। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब बस की हेडलाइट्स में एक रहस्यमयी सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी, जो इंसान कम, मौत का साया ज्यादा लग रही थी। उस रात बारात में शामिल हर इंसान ने मौत को अपने बिल्कुल करीब महसूस किया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुरेश यादव है। मैं अयोध्या, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पेशे से बस ड्राइवर हूं। 15 साल से गाड़ियां चला रहा हूं। ज्यादातर काम शादी ब्याह, मेले ठेले या यात्रियों को एक गांव से दूसरे गांव छोड़ने का रहता है। शादी ब्याह का सीजन शुरू हो चुका था और मुझे रात रात भर ड्राइव करनी पड़ती थी। ऐसी ही एक रात मुझे गोंडा जिले के एक गांव तक बारात लेकर जाना था। बस में 50 लोग बैठे थे। सबके हाथों में थालियां, सिर पर साफे और गले में फूल मालाएं थीं। बैंड बाजे की आवाज बस की खिड़कियों से बाहर भी गूंज रही थी। शराब की गंध पूरे बस में फैली हुई थी और बाराती अपने अपने मजाक में मग्न थे। रात के 9 बजे हम अयोध्या शहर से निकले। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी और अंधेरा बढ़ने लगा था। रास्ता सुनसान था। सड़कों के दोनों तरफ खेत और इक्का दुक्का पेड़ थे। मैंने अपनी नजर सड़क पर टिकाए रखी। बस के सामने की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। कई बार ट्रक और ट्रैक्टर आते जाते दिखते, लेकिन धीरे धीरे गाड़ियों का शोर भी कम हो गया। आगे का इलाका और भी वीरान हो गया था। मैंने सामने की सीट पर बैठे दूल्हे के मामा से कहा, साहब, आगे का रास्ता काफी सुनसान है, क्या सही रूट यही है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई, यही रास्ता है। इस तरफ से सीधा गांव पहुंचेंगे, चिंता मत कर। उनकी बात सुनकर मैंने भी सिर हिलाया और गाड़ी की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। रात के 10:20 हो चुके थे। आसमान में चांद था, लेकिन बादल उसे ढक रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो खेतों के बीच हल्की सी धुंध तैर रही थी। बाराती अब भी गाना बजाना कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज अब धीरे धीरे नींद में डूबी लगने लगी थी। कुछ लोग खिड़कियों से सिर टिकाकर सो गए थे। बस का माहौल थोड़ा शांत हो गया था। गोंडा का इलाका आते आते सड़क और भी सुनसान हो गई। मुझे ये रास्ता पहली बार लेना पड़ा था। गूगल मैप पर भी नेटवर्क सही नहीं आ रहा था। मैंने अपने मन में सोचा कि चलो, जो लोग गांव के हैं वो सही रास्ता बता देंगे। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी दिल में घर कर गई थी। चारों तरफ बस अंधेरा था और कहीं कहीं बिजली के खंभे पर लगी लाइट टिमटिमा रही थी। करीब 11 बजे का समय होगा। हम एक बड़े पुल से गुजर रहे थे। नीचे सूखी नदी का तल दिख रहा था। पुल के बीच पहुंचते ही अचानक बस का इंजन झटका खा गया। मैंने घबराकर गियर बदला, लेकिन इंजन बंद हो गया। बस बीच पुल पर खड़ी हो गई। बाराती भी हड़बड़ा गए। कोई बोला, अरे ये क्या हो गया? रास्ता बीच पुल में क्यों रोक दिया? मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाल कर देखा। कोई दूसरी गाड़ी भी आसपास नहीं थी। मैंने ड्राइवर सीट से उतरकर बस का बोनट खोला। ठंडी हवा में पसीना आने लगा। बारातियों की आवाजें पीछे से सुनाई दे रही थीं। किसी ने गुस्से में कहा, क्या यार, टाइम से बारात भी नहीं पहुंच पाएंगे? मैंने इंजन चेक किया, सब ठीक लग रहा था। डीजल टैंक भी भरा था। कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही थी। मैंने फिर से बस स्टार्ट करने की कोशिश की। चाबी घुमाते ही इंजन जोर से घर आया, लेकिन चालू नहीं हुआ। मैंने तीसरी बार कोशिश की, तभी मेरे कानों में अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बस के ठीक नीचे से धीमे धीमे कराह रहा हो। मैंने चौंक कर नीचे झांका, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी पीछे से एक बाराती ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ड्राइवर भाई, लगता है पुल पर भूत बैठा है, तभी बस नहीं चल रही। बाकी लोग हंस पड़े, लेकिन मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने मन को समझाया कि यह सब वहम है, शायद ठंडी हवा और थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। मैंने चौथी बार चाबी घुमाई। इस बार इंजन ने अचानक जोर की आवाज की और स्टार्ट हो गया।
मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर रियर व्यू मिरर में गई। बस के पीछे धुंध में किसी का धुंधला सा साया दिखाई दिया। वो काले कपड़े पहने खड़ा था और उसका चेहरा बस की बैकलाइट की हल्की रोशनी में भी साफ नहीं दिख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन इतनी रात को पुल के बीच अकेला खड़ा इंसान अजीब लग रहा था। मैंने गियर डाला और बस आगे बढ़ाई। रियर व्यू मिरर में वो साया धीरे धीरे धुंध में गुम हो गया। मैंने बस की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। करीब आधी रात का वक्त था। गांव का रास्ता आखिरकार आ गया था, लेकिन वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा मैंने सोचा था। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, कहीं कहीं तो मिट्टी का रास्ता था जिस पर बस झटके खाती आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। बस की खिड़कियों से बाहर झांकने पर सिर्फ अंधेरा दिखता था। बस कभी कभी दूर कहीं खेतों में लगी टिमटिमाती लालटेन की रोशनी या किसी पेड़ पर बैठे उल्लू की आवाज ही सुनाई देती थी। गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत तंग था। दोनों तरफ बड़े बड़े पुराने पेड़ खड़े थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी डालियां हवा में अजीब सी हरकत कर रही थीं। उनकी लंबी परछाइयां सड़क पर पड़ रही थीं, जो बस की हेडलाइट्स में और भी डरावनी लग रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में भी मेरे माथे पर पसीना आ गया था। बारातियों का शोर अब बहुत कम हो चुका था। कई लोग नींद में थे और जो जाग रहे थे वे भी चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। मैंने बस की रफ्तार और कम कर दी। तभी अचानक हेडलाइट्स के उजाले में मैंने एक अजीब सी आकृति देखी। सड़क के ठीक बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी जो जगह जगह से फटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था, इस तरह कि उसका चेहरा साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने घबराकर ब्रेक दबाया। बस एक झटके के साथ रुक गई। मेरे गले से अपने आप आवाज निकली, माई जरा हट जाओ, रास्ता दो। लेकिन वो बूढ़ी औरत हिली तक नहीं। वो बस खड़ी रही, बिल्कुल पत्थर की तरह। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी बस की पिछली सीट पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने धीमी कांपती आवाज में कहा, बेटा गाड़ी मत बढ़ाना, ये रास्ता अच्छा नहीं है। उनके शब्द सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और चेहरे पर अजीब सा डर साफ झलक रहा था। बस के अंदर का माहौल अचानक बदल गया था। कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा था। सब खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, कौन है ये, इतनी रात को यहां क्यों खड़ी है? किसी ने कहा, शायद गांव की कोई औरत होगी। लेकिन उसके खड़े होने का अंदाज कुछ ऐसा था कि मन से वो इंसान जैसी नहीं लग रही थी। मैंने फिर हिम्मत जुटाई और इंजन बंद किए बिना बस का गियर न्यूट्रल में कर दिया। खिड़की खोलकर फिर आवाज दी, माई रास्ता छोड़ दो, हमें बारात लेकर जाना है। लेकिन वो औरत अब भी बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में हल्का हल्का हिल रहा था, लेकिन उसका शरीर एकदम बेजान सा था। मेरे हाथों में पसीना आने लगा। बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं ये वही चीज तो नहीं जो शाम से महसूस हो रही थी। पहले पुल पर दिखा वो साया, फिर जंगल के किनारे खड़ी सफेद कपड़े वाली औरत, और अब ये बूढ़ी औरत। सब एक सिलसिले की तरह लग रहा था। तभी बस के बाहर अजीब सी सरसराहट हुई। ऐसा लगा जैसे पेड़ों के बीच कोई चल रहा हो। मैंने शीशे से बाहर झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन घुप अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। हवा में पत्तों की आवाज थी, लेकिन उसमें भी कुछ अनजाना सा डर छिपा था। पीछे से एक बाराती ने कहा, ड्राइवर भाई गाड़ी आगे बढ़ाओ, ये बूढ़ी औरत शायद पागल होगी। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, इससे मत छेड़ो। आवाजों में डर साफ झलक रहा था। मैंने मन को कड़ा किया और बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही बस उस औरत के करीब पहुंची, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हेडलाइट्स उसकी पीली झुर्रियों से भरी त्वचा पर पड़ी, लेकिन उसका चेहरा अब भी बालों के पीछे छिपा था। बस बिल्कुल उसके पास पहुंच गई। मैंने गाड़ी को बिल्कुल धीमा कर दिया। तभी अचानक वो औरत जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि बस में बैठे सभी लोग चीख पड़े। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर ढीली हो गई। वो औरत सड़क के किनारे भागी और देखते ही देखते घने पेड़ों के बीच गायब हो गई।
बस के अंदर अफरा तफरी मच गई। सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे। कोई कह रहा था भूत था, भूत था। किसी का कहना था ये रास्ता शापित है। कुछ लोग मंत्र पढ़ने लगे। मैंने पसीने से भीगे हाथों से गियर डाला और बस को आगे बढ़ा दिया। अब बस के अंदर सन्नाटा छा गया था। सब डर से सिमट कर बैठ गए थे। बस की खिड़कियों से बाहर देखना किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सड़क अब और भी तंग हो गई थी। पेड़ों की डालियां ऊपर से ऐसे झुकी थीं जैसे किसी ने रास्ते को ढक दिया हो। बस की हेडलाइट्स का उजाला भी अब धुंध में घुलता जा रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। घड़ी में रात का 12:20 हो रहा था। बस धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा लगता था कि कोई हमें देख रहा है। अचानक पीछे बैठे दूल्हे के मामा ने कहा, भाई गाड़ी तेज कर, यह जगह सही नहीं लग रही। मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ाई, लेकिन रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ था कि बस के झटके से सब हिल रहे थे। तभी फिर वही कराहने की आवाज आई जैसी पुल के नीचे सुनाई दी थी। इस बार वो आवाज बस के दाहिने तरफ से आई। मैंने शीशे से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ साफ नजर नहीं आया। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक हेडलाइट्स में कुछ चमका। सड़क के किनारे एक टूटी फूटी लाल रंग की पुरानी साइकिल पड़ी थी। वो बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे सालों से वहीं पड़ी हो। उसके पास ही खून जैसा कुछ लाल धब्बा दिखा। मैंने घबराकर ब्रेक दबाया। बस रुकते ही सब फिर से जाग गए। किसी ने डरते हुए कहा, अरे ये क्या है? मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अब धुंध और भी गहरी हो गई थी। कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो साइकिल वहीं थी, लेकिन उसके पास कोई इंसान नहीं था। पीछे बैठे बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, यही वो रास्ता है जहां लोग कहते हैं कि कई साल पहले एक हादसा हुआ था। दुल्हन की डोली ले जा रही बारात का पूरा काफिला यहीं पर खत्म हो गया था। उनकी आवाज सुनते ही बस के अंदर सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर डर साफ था। मैंने बिना कुछ कहे इंजन फिर चालू किया और बस को आगे बढ़ा दिया। दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत हमें यहां से निकलने नहीं दे रही। हर मोड़ पर, हर पेड़ के पीछे से कोई हमें घूर रहा था। गांव अभी भी 2 किलोमीटर दूर था। घड़ी में रात का 1 बज चुका था। मुझे लग रहा था कि यह रास्ता आज हमारी जान ले सकता है। बस की खिड़कियों से बाहर धुंध में अजीब सी परछाइयां तैर रही थीं, जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो। मैं ड्राइव कर रहा था, लेकिन दिल में यह एहसास साफ था कि हम अकेले नहीं हैं। उस रात का वो डरावना मोड़ मेरी जिंदगी भर के लिए यादगार बन गया। जैसे ही मैंने बस को साइड में लेने की कोशिश की, अचानक बस के सभी लाइट्स बुझ गए। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। हेडलाइट्स, केबिन लाइट्स, यहां तक कि डैशबोर्ड का छोटा बल्ब भी बंद हो गया था। बस अंधेरे में डूब गई। पल भर में माहौल ऐसा हो गया कि सबकी सांसें थम गईं। पीछे से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। औरतों की चीखें पूरे बस में गूंजने लगी। बारातियों में से कुछ लोग एक दूसरे को पकड़े हुए थे। किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। कोई मंत्र पढ़ने लगा, कोई भगवान को याद करने लगा। बस के अंदर का माहौल ऐसा था जैसे किसी ने सबकी जुबान पर ताला लगा दिया हो। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। चाबी घुमाई, लेकिन इंजन ने कोई आवाज नहीं की। बस बिल्कुल शांत खड़ी रही। मैंने दोबारा कोशिश की। इस बार इंजन ने हल्की सी खटखटाहट की, लेकिन फिर से चुप हो गया। पसीना मेरे चेहरे से टपक रहा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। तभी एक धीमी सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। आवाज खिड़की के पास से आ रही थी। मैंने डरते डरते उधर देखा। वो वही सफेद कपड़े वाली औरत थी जो कुछ देर पहले सड़क के बीच खड़ी थी। अब वो धीरे धीरे बस की खिड़की के पास आ गई थी। उसके लंबे काले उलझे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने अपना झुका हुआ चेहरा कांच के बिल्कुल पास कर लिया था। उसके हाथ बेहद पतले और काले थे। उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। उसने अपने लंबे नुकीले नाखून कांच पर रगड़ने शुरू किए। कांच पर खड़खड़ाहट की आवाज गूंज उठी। वो आवाज इतनी चुभने वाली थी कि मेरी रूह कांप गई। बस के अंदर बैठे लोग सिसकने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी खिड़की से बाहर देखने की। मैंने कांपते हुए स्टीयरिंग पकड़ा और अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, हे भगवान, हमें बचा लो।
तभी अचानक बस के अंदर एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक साथ सारे दरवाजे खोल दिए हों। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। मैंने कांपते हुए आंखें खोली। जो नजारा देखा उसने मेरी सांस रोक दी। वो औरत अब बस के अंदर थी। वो सीटों के बीच खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी जमीन पर घिसट रही थी। उसकी उंगलियां सीटों को छू रही थीं और हर बार छूने पर एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आती थी। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका था, लेकिन उसके शरीर से आती ठंडक पूरे बस में फैल गई थी। बच्चों की चीखें और तेज हो गईं। औरतें सिसकियां भरने लगीं। मैं जड़ हो गया था। हाथ पांव काम करना बंद कर चुके थे। वो धीरे धीरे सीटों के बीच आगे बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास किसी का भी कलेजा चीर देने के लिए काफी था। अचानक उसने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर गहरे नीले निशान थे। होंठ फटे हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही नहीं हो। वो मुझे घूर रही थी। उस नजर में ऐसा डर था कि मेरे सीने में कुछ भारी सा लगने लगा। वो धीरे धीरे सीटों के बीच से होती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों के साथ बस का हर कोना और ठंडा होता जा रहा था। मेरा गला सूख गया था। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने कांपते हाथों से चाबी फिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल खामोश था। बस के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे सबकी आत्माएं डर के मारे कहीं छुप गई हों। कोई चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं उसे देख रहा था और वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। तभी उसने एकदम से अपनी लंबी उंगलियां मेरी तरफ बढ़ाईं। उसकी उंगलियां ठंडी और बर्फ जैसी थीं। ऐसा लगा जैसे उसने मेरी जान पकड़ ली हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। उसका चेहरा अब मेरे बिल्कुल पास था। उसकी सांसों में मिट्टी और खून जैसी बदबू थी। उसकी आंखें मेरी आंखों में देख रही थीं और उनमें गुस्सा, दर्द और नफरत साफ दिख रही थी। तभी अचानक बस के बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। वो आवाज इतनी तेज थी कि उसने अपना सिर घुमा लिया। अगले ही पल वो ऐसे गायब हो गई जैसे कभी यहां थी ही नहीं। बस के अंदर फिर से अंधेरा और खामोशी छा गई। मैंने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इस बार बस का इंजन एक झटके में चालू हो गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये बस चल पाई। मैंने बिना कुछ सोचे गियर डाला और बस को तेजी से आगे बढ़ाया। बाराती अब भी डरे हुए थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बस में सिसकियों और बच्चों की हल्की रोने की आवाज के अलावा सब खामोश था। मैं बस चला रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब भी हमारे साथ चल रहा हो। बस के भीतर माहौल इतना डरावना हो गया था कि किसी की भी चीख कानों तक सही से पहुंच नहीं रही थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। लोग सीटों के नीचे छिपने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे अपनी मांओं से लिपटकर बेकाबू होकर रो रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, जैसे किसी जली हुई लाश की राख यहां बिखेर दी गई हो। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जकड़े हुए थे, लेकिन उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी पड़ गई थीं। मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वो औरत धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, लेकिन हर कदम की आवाज गूंज रही थी। धप धप धप। मैंने घबरा कर देखा कि बस की सारी खिड़कियां धुंध से ढक गई थीं। बाहर का रास्ता, पेड़, सड़क, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब किसी काले धुएं के घेरे में फंस गए हों। उसका चेहरा अब मेरे बिल्कुल सामने था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। जीभ का सिरा जमीन को छू रहा था और उसके लंबे बाल धीरे धीरे लहराते हुए सीटों पर फैलते जा रहे थे। मैं कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैरों में ताकत ही नहीं बची थी। उसने भारी आवाज में फिर कहा, तूने इस रास्ते पर गाड़ी क्यों चलाई? उसकी आवाज में इतना क्रोध और दर्द मिला हुआ था कि मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। बस में बैठी एक बूढ़ी औरत घबराकर उठी और रोते हुए बोली, माता, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। वो अपने माथे पर हाथ मार मार कर गिड़गिड़ा रही थी। तभी उस औरत ने सिर्फ एक नजर उसकी तरफ डाली और वो बूढ़ी वहीं सीट पर बेहोश होकर गिर गई। बच्चों की चीखें और तेज हो गईं। अब वो मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसने अपने नाखूनों से धीरे धीरे स्टीयरिंग व्हील को छुआ। खड़खड़ाहट की आवाज से मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
उसने फिर से सवाल दोहराया, क्यों आई इस सड़क पर? उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक कर मेरे कपड़ों पर गिर रही थीं। मेरी बस के अंदर एकदम खामोशी छा गई थी। लोगों की चीखें थम चुकी थीं, लेकिन माहौल में ऐसा डर समा गया था कि किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। अचानक पीछे की सीट से वो बुजुर्ग उठे। उनका चेहरा बेहद शांत था, जैसे उन्हें इस सब की पहले से ही खबर हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी, जिसने बाकी यात्रियों को भी पल भर के लिए चुप कर दिया। उन्होंने अपने थैले से एक पुराना मैले कुचैले कपड़े का टुकड़ा निकाला। कपड़ा इतना पुराना था कि उसकी गंध बस में फैलते ही सबने नाक पकड़ ली। वो बुजुर्ग धीरे धीरे सीट से उठे और बस के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। उनके होंठ लगातार कुछ बुदबुदा रहे थे। शब्दों को सुनना मुश्किल था, लेकिन उनमें एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। वो औरत जो अभी तक बस में खौफ का साया बनकर घूम रही थी, बुजुर्ग की ओर देखने लगी। उसकी आंखें पहले गुस्से से भरी थीं, अब उनमें बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने एक भयानक चीख मारी। चीख इतनी जोरदार थी कि बस के शीशे कांपने लगे, लेकिन बुजुर्ग बिन डरे अपना मंत्र जैसा पाठ करते रहे। अचानक उस औरत का चेहरा विकृत होने लगा। उसके बाल और ज्यादा फैलकर पूरे बस में लहराने लगे, लेकिन कुछ ही पल में उसके पूरे शरीर से धुंध जैसा धुआं निकलने लगा। वो धुआं सीटों के बीच से होकर बस की छत तक फैल गया। वो औरत पहले तड़पी, फिर धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। बस में बैठा हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसी समय बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। इस आवाज से लोग जैसे होश में आए, सब भागते हुए बाहर निकलने लगे। बच्चे रोते बिलखते अपनी माओं से चिपक गए। औरतें किसी तरह दरवाजे से धक्का मुक्की कर बाहर भागी। मैं खुद इतना डरा हुआ था कि बस से कूदकर बाहर सड़क पर आ गिरा। बाहर का नजारा और भी भयावह था। सड़क पर घना कोहरा फैला हुआ था। सड़क के दोनों ओर खड़े पुराने पेड़ अंधेरे में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई प्रेतात्माएं छिपकर हमें देख रही हों। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा था जो आत्मा तक को डरा दे। दूर कहीं कुत्ते की हुआ हुआ सुनाई दी, लेकिन उसकी आवाज भी मानो भय को और बढ़ा रही थी। हम सब बस से दूर खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि अभी जो हुआ वो क्या था। तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे बस से बाहर आए। उनके हाथ में अब भी वो पुराना कपड़ा था। वो पूरी तरह शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने हमारे पास आकर गहरी सांस ली और बोले, मैंने पहले ही कहा था कि ये रास्ता अपशकुनी है, लेकिन किसी ने सुना नहीं। मैंने कांपते हुए पूछा, ये औरत कौन थी? उसने हम पर हमला क्यों किया? बुजुर्ग की आंखें भारी हो गईं। उन्होंने सड़क किनारे खड़े एक पुराने सूखे हुए पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। उस पेड़ का तना काला पड़ा था, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सालों पहले यहां एक बारात आई थी, शादी के जश्न में डूबी हुई। ये जगह उस समय भी सुनसान थी। रात का समय था, लोग गाड़ियों में हंसी मजाक कर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रात उनकी आखिरी होगी। हम सब खामोशी से बुजुर्ग की बातें सुन रहे थे। वो बोलते जा रहे थे, कहते हैं जब बारात यहां पहुंची तो अचानक तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए। लोगों को लगा कि यह मौसम का खेल है, लेकिन तभी इस पेड़ से एक औरत उतरी। उसका चेहरा आज जैसी ही भयानक था। उसने पूरी बारात को खा डाला। किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। वो दुल्हन भी उसी पेड़ के नीचे मृत मिली। तब से इस रास्ते को कोई बारात पार नहीं करती। जो भी कोशिश करता है वो या तो लौटकर नहीं आता, या फिर उसकी लाश यहां पेड़ के नीचे मिलती है। बुजुर्ग की बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। बाकी लोग भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। हवा का हर झोंका डर बढ़ा रहा था। आसपास की चुप्पी किसी मौत के मंजर जैसी लग रही थी। बुजुर्ग ने आगे कहा, मैं इस जगह को जानता हूं। मैंने लोगों को पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन आज ये बस यहां आई और उस आत्मा को फिर से भड़काया। अगर समय रहते उसे रोका ना जाता तो आज हम सबकी लाशें भी इसी सड़क पर बिखरी होती। मैंने थरथराती आवाज में कहा, तो अब क्या होगा? क्या हम यहां से जा सकते हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। हाँ, जा सकते हो, लेकिन इस सड़क से नहीं। हमें दूसरा रास्ता पकड़ना होगा।
ये सड़क अब फिर से खून मांग रही है। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था कि मैं समझ गया वो सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहे, ये सच था। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी, लेकिन माहौल में ऐसा एहसास था कि कोई हमें घूर रहा हो। हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। तभी एक महिला जिसकी गोद में बच्चा था घबराकर रोने लगी। उसने कहा, हमें यहां से जल्दी ले चलो, ये जगह मुझे डरा रही है। उसकी आवाज में इतना डर था कि बाकी यात्री भी और बेचैन हो गए। हम सब ने बुजुर्ग की सलाह मानकर बस से थोड़ा दूर जाकर एक जगह जमा हो गए। बुजुर्ग ने अपनी जेब से माचिस निकाली और सड़क किनारे सूखे पत्तों का ढेर जलाया। आग की रोशनी में वो पेड़ और भी डरावना दिखने लगा। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे किसी प्रेत की उंगलियां। बुजुर्ग ने आग के पास बैठते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम सबको पता है ये आत्मा इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसकी मौत अन्याय से हुई थी। शादी की रात जब दुल्हन की डोली उठी थी, उसका दूल्हा इसी पेड़ से लटकता हुआ मिला था। कहने को तो ये आत्महत्या लगती थी, लेकिन असल में ये हत्या थी। औरत ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसी रात उसने अपनी जान दे दी। तब से उसका खून का बदला अब भी अधूरा है। बुजुर्ग की बातें सुनकर सबकी आंखों में डर और गहरा हो गया। मैंने दूर उस पेड़ की तरफ देखा। लगा जैसे उसकी शाखाओं पर कोई साया खड़ा है। हवा तेज हो गई थी, पत्ते सरसराने लगे थे। मैंने बुजुर्ग से धीरे से पूछा, क्या वो आत्मा फिर लौटेगी? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, जब तक ये रास्ता मौजूद है ये आत्मा यहीं रहेगी। आज उसने हमें छोड़ दिया, लेकिन ये उसकी दया नहीं, ये चेतावनी है। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा कि अगर आज ये बुजुर्ग बस में न होते तो शायद मैं जिंदा न बचता। उस रात हम सब ने वहीं आग के पास इंतजार किया। कोई बस को छूने तक की हिम्मत नहीं कर रहा था। चारों तरफ का सन्नाटा हमें और डरा रहा था। बस के टूटे हुए शीशों से आती ठंडी हवा मौत का एहसास करवा रही थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी, लेकिन मेरे भीतर का डर अब भी अंधेरे जैसा भारी था। गांव के एक छोटे से मकान में रात काटने के बाद मैं जैसे तैसे उठकर बाहर आया। रात की घटना ने मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे खींच ली थी। मैंने बाहर कदम रखा तो ठंडी हवा के साथ खेतों की मिट्टी की गंध मिली। गांव शांत था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के कुछ लोग हमारे पास इकट्ठा हो गए थे। उन्हें रात की घटना की भनक लग चुकी थी। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन किसी ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। बस एक बुजुर्ग ने कहा, उधर मत जाना बेटा, वो जगह अपवित्र है। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था जैसे वो खुद इस खौफ को बरसों से ढो रहे हों। हम सब ने तय किया कि बस को लेने वापस जाना पड़ेगा। डरते डरते हम 5-6 लोग बुजुर्ग के साथ उस सुनसान रास्ते की तरफ चल पड़े। सुबह का उजाला फैला था, लेकिन उस रास्ते पर अंधेरा अब भी कायम था, जैसे धूप भी उस जगह को छूने से डर रही हो। जब हम उस जगह पहुंचे जहां पिछली रात सब हुआ था, तो मेरे कदम रुक गए। सामने वही पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं हवा में ऐसे झूल रही थीं जैसे कोई अदृश्य प्राणी उनमें लटका हो। पेड़ के नीचे मिट्टी गहरी काली दिखाई दे रही थी। उस पर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी कब्रिस्तान में आ गया हूं। बस वहीं खड़ी थी। उसके शीशे टूटे हुए थे, दरवाजे खुले थे और अंदर का माहौल जैसे अब भी पिछले रात की चीखों को समेटे हुए था। मैंने हिम्मत करके बस के दरवाजे से अंदर झांका। सीटें बिखरी पड़ी थीं, कुछ पर खून के निशान भी नजर आए। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। बाकी लोग भी बस को देख सहम गए। तभी मेरी नजर पेड़ के नीचे पड़ी कुछ चीजों पर पड़ी। वहां सड़ी गली जूतियां और टूटी पगड़ियां बिखरी हुई थीं। वो इतनी पुरानी थीं कि देखकर ही घिन आने लगी। उनमें से एक पगड़ी पर सूखा हुआ खून का धब्बा था। मैं ठिठक गया। यह साफ था कि यह किसी पुराने हादसे की यादें थीं। बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने धीरे धीरे उन जूतियों को देखा। उनकी आंखें भर आईं। वो धीमी आवाज में बोले, यही वो जगह है जहां पूरी बारात का अंत हुआ था। ये वही लोगों की चीजें हैं जो कभी लौट कर नहीं आए। उनकी आवाज में एक गहरा दुख था। हम सब खामोश खड़े थे। हवा में सड़न और गंध घुली हुई थी। अचानक पेड़ की एक शाखा से सूखी पत्ती टूटी और मेरे कंधे पर गिरी। मैं चौंक कर पीछे हट गया। उस पल ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य नजरें हमें घूर रही हों। मैंने डरते हुए पूछा,
ये आत्मा आखिर चाहती क्या है? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, उसका दर्द इतना गहरा है कि उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। उसकी शादी की रात जो उसके साथ हुआ वो अन्याय था। वो दुल्हन अब किसी को अपने इलाके से सही सलामत जाने नहीं देती। तुम लोगों का बच जाना चमत्कार है। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। मैं पेड़ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बस को वहीं से निकालने का फैसला हुआ। हम सब ने मिलकर धीरे धीरे बस को सड़क से हटाया और गांव की ओर ले गए। लेकिन उस समय भी मेरे कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। गांव लौटने के बाद हम सब खामोश बैठे रहे। कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने पानी का गिलास उठाया, लेकिन उंगलियां इतनी थरथरा रही थीं कि पानी छलक गया। गांव वालों ने हमें चाय दी, लेकिन उसका स्वाद भी मेरे गले में नहीं उतर रहा था। बुजुर्ग ने मुझसे कहा, बेटा, कभी इस रास्ते पर मत जाना। ये जगह मौत का रास्ता है। जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा, शायद तब उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन जब तक ये खड़ा है तब तक उसका श्राप भी जिंदा रहेगा। उनकी बात सुनकर मैंने मन ही मन कसम खाई कि अब कभी इस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। उस दिन के बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। जब भी रात में किसी शादी की बारात लेकर निकलता हूं, उस रात का मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। वो औरत का लंबा कद, उसकी बाहर लटकती जीभ और उसकी लाल आंखें, सब कुछ मुझे डर से पसीना पसीना कर देती है। ड्राइविंग सीट पर बैठा हूं, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज होती है कि लगता है जैसे सीना फट जाएगा।